हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज़ वैशाली कंबोज। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं इसका नाम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जिसके बारे में रिसेंटली ही इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के अंदर मोदी जी ने बात की थी। तो आइए समझते हैं इस मिशन को। कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट को समझेंगे, किस बारे में ये बात हो रही है, क्या क्या हम इसके अंदर करने वाले हैं। एनएचएम को और डिटेल में उसके फीचर्स को देखेंगे। हाइड्रोजन का ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है उसको देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन को जानेंगे और कैसे इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है ऐसी एनर्जी को इस्तेमाल करके। इंडिया की पोजीशन हाइड्रोजन के मामले में, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के मामले में कैसी है इसको देखेंगे और हमारे सामने क्या ऐसे चैलेंजेस हैं इस मिशन को पूरा करने में, इसको देखेंगे और फिर आगे देखेंगे उनके कुछ सॉल्यूशंस को। दैट इज द वे फॉरवर्ड। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. Telegram channel Launchpad Education पर भी हम इसकी announcement करेंगे। लेकिन if you are the registered student using the link below in the description of this video, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। And if there are limited seats, you can grab this opportunity on first come first serve basis. तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। Whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। Do not forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook and Instagram. And if you need the PDF of this video, then please join us on our Telegram channel. Thank you. Let us see the context. नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो था मोदी जी ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया, जिसका एम जो है वो है कि हम हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में एक ग्लोबल हब बने। भारत जो है खुद से हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करनी शुरू हो। पहले ये समझना होगा कि हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करनी क्यों है। देखिए, हाइड्रोजन जो है वो एक क्लीन फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली आइडिया यही है, इसको और डिटेल में हम आगे जानते हैं। और साथ ही साथ हमने क्या करने को यहाँ पे कहा, एम हमने क्या रखा कि एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना है। किसके? ग्रीन हाइड्रोजन। अभी ग्रीन हाइड्रोजन क्या है डिटेल में आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि हम हाइड्रोजन नाम का एक क्लीन फ्यूल जो है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ताकि हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो इंक्रीज हो, हम सेल्फ रिलायंस को अचीव करें। यहाँ पर अभी क्या है, बहुत सारा जो हाइड्रोजन अगर इस्तेमाल होता भी है इंडिया के अंदर या और कोई फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि भारत के अंदर ही हम लोग इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और साथ ही साथ हम और कंट्रीज को भी इसको एक्सपोर्ट करें। इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स को भी नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अंडरलाइन किया, जैसे कि उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं दुनिया के अंदर, और हम लोगों ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था पेरिस एग्रीमेंट, जिसके तहत हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर योगदान देंगे। ऑल्सो हमने एसडीजी गोल्स जो हैं 2030 तक अचीव करने की बात कही थी, जिनमें से एक गोल ये भी था कि हम लोग धरती को क्लीन करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, धरती के ऊपर एयर पोल्यूशन कम हो, ऐसा करने में भारत जो है वो अपना योगदान देगा। तो अगर हम ऐसा हाइड्रोजन नाम का क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के अंदर काफी हद तक गिरावट जो है वो आएगी। कार्बन एमिशंस जो है वो कम से कम होंगी जब जब ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल होगा। ठीक जी। तो फर्स्ट थिंग, प्रोडक्शन की बात, हमने घर में अपने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। दूसरी बात, हमने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। और तीसरी बात हमने यहाँ पे कही कि जो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एमिशंस इतनी ज्यादा हो रही हैं, उनको हमने रिड्यूस करने में योगदान देना है। तो ये जो प्रपोजल था नेशनल हाइड्रोजन मिशन का,
ये बजट 2021 जो हमारा रिसेंटली ही पास हुआ उसके अंदर भी इसके बारे में बात की गई कि हम लोग जनरेशन हाइड्रोजन की करेंगे और ग्रीन पावर सोर्सेस को इस्तेमाल करके करेंगे। ठीक जी। तो ये जो मिशन है इसका स्पेशल फोकस रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन पे, जिसको आप ऐसा समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि ऐसे हाइड्रोजन जिससे ज्यादा एमिशंस नहीं होती हैं, नाम मात्र एमिशंस होती हैं। तो भारत ने जो तय किया है कि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने जा रहे हैं, हम रिन्यूएबल कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करने वाले हैं, तो उसके अंदर ये मिशन जो है हमें हेल्प करेगा। So here we are going to link India's growing renewable capacity with the hydrogen economy. कैसे करेंगे? 175 गीगावाट का हमने एक बहुत एम्बिशियस गोल रखा था कि हम 2022 तक इसको अचीव करने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी 175 गीगावाट की हम प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा हमने कहाँ पर बात करी थी? हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी, पेरिस एग्रीमेंट नाम का, जिसके अंदर हम लोगों ने साइन किए INDCs। ये क्या चीज है जी? इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब जो हमने ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस तय करने की फैसला किया कि आने वाले फ्यूचर के अंदर हम ये काम करेंगे, हमने खुद ये तय किया, राइट? तो 175 गीगावाट का ये एम्बिशियस गोल हमने तय किया। अब इसको पूरा करने के लिए 2021-22 के बजट के अंदर 1500 करोड़ रुपए जो थे उसको यहाँ पर सैंक्शन किया गया ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट कर सकें, और नेशनल हाइड्रोजन मिशन इसी में फॉलो करेगा। यूसेज ऑफ हाइड्रोजन विल नॉट ओनली हेल्प इंडिया इन अचीविंग, जैसे हमने बात करी कि सिर्फ ये पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स अचीव करने में हमें हेल्प नहीं करेगा, ये हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है दूसरे कंट्रीज के ऊपर है हम डिपेंडेंट, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है हमारा उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, हम अपना बनाएंगे तो हम दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। अब बात आई कि हाइड्रोजन ही क्यों जी, क्यों ही हम ऐसा मिशन चला रहे हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन के कुछ गुण होंगे, यहाँ पे कुछ क्वालिटीज हैं जिनको हम अभी देखने वाले। अब देखिए कि क्या है कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट हैं कोल के ऊपर। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर कोल से प्रोड्यूस होती है, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, जिससे एमिशंस जो है बहुत ज्यादा होती हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। नुकसान किसको होता है? ह्यूमन कम्युनिटी को भी होता है, हेल्थ फैक्टर्स बहुत सारे इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी यहाँ पर होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक जी। और साथ ही साथ जब हम ऐसे फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं तो पोल्यूशन तो होता ही होता है, लेकिन साथ में ये बहुत महंगे भी पड़ते हैं। आप जानते हैं कि आजकल पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस तो आसमान छू चुके हैं, तौबा हो चुकी है लोगों की। तो ऐसे समय में हमें कोई ऐसा फ्यूल चाहिए जो अफोर्डेबल हो। ठीक है, तो एक तो वो नुकसान भी ना करे एनवायरनमेंट को, दूसरी तरफ हमारी पॉकेट के ऊपर भी ज्यादा वजन उससे ना पड़े। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन जो है एक ऐसा फ्यूल है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए कैसे। एक तो एनवायरनमेंट में ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, अबंडेंस है इसकी। ठीक जी। ये बहुत ही ज्यादा लाइट है, ज्यादा वजनदार ये नहीं है। कम हाइड्रोजन यूज करके आप ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 to 3 टाइम्स ये एफिशिएंट है देन बर्निंग पेट्रोल। ठीक जी। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हाइड्रोजन हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि हमने बात करी कि 1/3 जो भारत की ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से होती है। ठीक जी। और इसके अलावा ये आयरन, स्टील और केमिकल के जो सेक्टर्स हैं वहां पर भी ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, वहां पर भी ये फायदेमंद हो सकता है। और हाइड्रोजन के क्या फायदे हैं? नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट है इसका, जैसे हमने अभी बात करी कि एमिशंस जो है इससे कम होती हैं। फायदा इस चीज का हमें होगा। यहाँ पे हमने बात करी कि नियर, वर्ड जीरो नहीं लिखा है, एकदम नियर जीरो लिखा हमने। क्यों ऐसा? क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट जब हम करते हैं तो उस समय पे हमें कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि भाई नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल से आ रही है। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, हमने कहा कि इसकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा प्रोड्यूस ही करते हैं, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम अगर देखें कि 400 माइल्स या 550 किलोमीटर तक ये चल सकता है एक रिचार्ज के अंदर। ठीक। स्टोरेज इसकी बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको टैंक्स के अंदर स्टोर किया जा सकता है। कार्स के अंदर जैसे सीएनजी फिट होती है तो सीएनजी की कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं।
सीएनजी के कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आप कहीं पर भी सीएनजी को फिट नहीं कर सकते हैं कार में, लेकिन अगर हाइड्रोजन टैंक्स होंगे तो उनको स्टोर किया जा सकता है कार्स की बेलीज के अंदर इजी। हाइड्रोजन जो है वो लाइटर है, किससे? लिथियम आयन बैटरी से, जो यूजुअली ही इस्तेमाल होती हैं हमारे यहाँ पे। वो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा बुरी हैं और वैसे भी उनका जो वेट है वो काफी ज्यादा हैवी है, तो उस कंपैरिजन में हाइड्रोजन इज लाइट। ठीक, तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अगर इसको अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेकर जाना है तो बड़ा ही आसान है इसको लेकर जाना, और रीफ्यूलिंग इसकी 5 मिनट के अंदर हो सकती है, तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। क्लीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट जो थी वो पेश हुई थी जिसका नाम है हाइड्रोजन इकोनॉमी आउटलुक। इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा कहा गया कि क्लीन हाइड्रोजन जो है दैट कैन कट कार्बन एमिशंस अप टू 34%। ठीक जी, हम 2050 तक ये जो 34% का गैस एमिशंस है इसको अचीव कर लेंगे, ये जो कट है इसको अचीव कर लेंगे। रिपोर्ट के अंदर ये भी सजेस्ट किया गया कि रिन्यूएबल हाइड्रोजन को बहुत ही कम दामों पर प्रोड्यूस किया जा सकता है, $0.8 से लेकर $1.6 पर केजी के अंदर बिफोर 2050 वर्ल्ड के अंदर हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप देखिए अफोर्डेबल हो जाएगा, सो इट विल बिकम चीपर टू रन हैवी ट्रक्स ऑन हाइड्रोजन दैन डीजल बाय 2031। ठीक जी, सो इस तरह से ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ये हमें बहुत ज्यादा फायदा इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली दे सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है और पहला एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर फॉल करता है, इस बात को थोड़ी याद रखेंगे आप। इट इज लाइटर देन एयर, हवा से भी हल्का है और इसी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर ये राइज कर जाता है, नीचे एटमॉस्फेयर के अंदर ये नहीं पाया जाता है प्योर फॉर्म के अंदर। ठीक जी, और हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है हमेशा कंपाउंड्स के अंदर, मतलब अकेला नहीं, किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर ये एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाटर देख लीजिए, वाटर का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला के पानी बनाते हैं, तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आप CH4 दैट इज मीथेन, इसको ले लीजिए, बहुत सारे और हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन इज वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, तो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो नॉन टॉक्सिक है, नॉन मेटालिक है, ऑर्डरलेस, मतलब इसके अंदर किसी भी तरह की स्मेल नहीं है, टेस्टलेस है, कलरलेस है और हाईली कंबस्टिबल है। ये डायटोमिक गैस, डायटोमिक मतलब जिसमें 2 एटम्स, सिंगल ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नेसेंट एटम 2 मिलके एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक जी, हाईली कंबस्टिबल है, मतलब जल्दी से इसमें आग लग सकती है। हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड फिजिकली एज इधर अ गैस और लिक्विड। आपने कभी क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में सुना होगा, जिनके अंदर हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाता है, तो उसके अंदर आप देखिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इन प्रोपल्शन इस्तेमाल हो सकता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, ये काफी ज्यादा फायदेमंद है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पर 3 तरह के हाइड्रोजन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एक है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। सबसे पहले ग्रे हाइड्रोजन को देखते हैं। इसके अंदर क्या है जी, भारत में सबसे ज्यादा जिसका बल्क प्रोडक्शन है वो ये है, हाइड्रोकार्बन से इसको लिया जाता है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स एंड नेचुरल गैस। अब देखिए इसके अंदर क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है तो इसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दूसरा जो है ब्लू हाइड्रोजन, इसके अंदर फॉसिल फ्यूल से ये भी सोर्स किया जाता है, इसी वजह से क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन कंटेंट होता है तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। लेकिन ग्रे और ब्लू के अंदर फर्क क्या है? ब्लू के अंदर जो भी कार्बन कंटेंट रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें से कार्बन को हम अलग कर सकते हैं बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग इट। सो देयर इज कैप्चरिंग स्टोरेज मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग कार्बन अंडरनीथ ग्राउंड, हम लोग कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है और इस तरह से हम हाइड्रोजन को सेपरेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा प्रोसेस पड़ता है और स्टिल एनवायरनमेंट के लिए उतना ज्यादा वायबल नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन को देखें तो ये सबसे बेस्ट वाला हाइड्रोजन है। इट इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, यानी जिससे पॉल्यूशन नहीं होता, क्लीन एनर्जी से ये बनाया जाता है।
इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके अंदर इस्तेमाल होती है क्योंकि ये जो सोलर विंड एनर्जी, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और यहाँ पर पानी जो है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। H2O हमने पढ़ा था, पानी अलग कर दिया जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और यहाँ से हम ये जो हाइड्रोजन होगा उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट रहते हैं वो बिल्कुल ही क्लीन, दैट इज वाटर और वाटर वेपर, जिसका वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। अब ये मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। देखो हमने क्या किया, सोलर पावर को इस्तेमाल करके या विंड एनर्जी को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे पावर जनरेट करी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी। फिर हमने एक ऐसा मैकेनिज्म इलेक्ट्रोलाइजर का तैयार किया जिसके अंदर हमने पानी को डाला और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं। उससे होता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूट जाता है। ठीक जी, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाता है, हाइड्रोजन को अलग से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और इसको या तो गैस या लिक्विड फॉर्म के रूप में कंप्रेस किया जा सकता है। फिर बाद में हम लोग इस हाइड्रोजन को शिप कर सकते हैं जहां पर भी हम इसे एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो बड़ा ही इजी प्रोसेस है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। Potentials of clean hydrogen industry in reducing greenhouse emissions। तो किस तरह से इंडस्ट्री जो है हमारी वो इसको इस्तेमाल कर सकती है, इस हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल कर सकती है ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो सके। सो अब देखिए, अभी हमने बात करी जैसे कि जो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है वहां पे कोई ज्यादा भारी बाय प्रोडक्ट तो नहीं रहता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे क्या बचा बाय प्रोडक्ट, पानी, जिससे कोई नुकसान नहीं है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि फ्यूल 100% क्लीन हो गया। तो ये फायदेमंद है इंडस्ट्रीज के लिए। तो हाइड्रोजन कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल बाय द इंडस्ट्रीज। इट इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू पावर फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स इस्तेमाल होते हैं बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर। देखिए, आप समझते हैं फ्यूल सेल क्या है। फ्यूल सेल एक सिंपल से अपरेटस के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। तो मान लीजिए हमने ये अपरेटस तैयार किया, इसके अंदर एक साइड पे है कैथोड और एक साइड पे है एनोड, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है हमारे पास। हाइड्रोजन जो है उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे सप्लाई किया जाता है और यहाँ पर इसको रिएक्ट करवाया जाएगा किससे, एयर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है जी, और यहाँ पर प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब होगा क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो टूट जाएंगे, यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। सिंपल भाषा में आप समझिएगा इसको, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग पाथ लेते हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो अलग पाथ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दूसरे पाथ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक, और प्रोटॉन्स जो होंगे यहाँ पर वो मूव करेंगे किस तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक, ऑक्सीजन वाली जो इलेक्ट्रोड है उस तरफ मूव करेंगे। अब होगा क्या कि प्रोटॉन्स उधर जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे जाकर, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे वाटर को और साथ में हीट को। ठीक है जी, तो ये दो चीजें प्रोड्यूस हुई, साथ में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर और हीट। इस तरह से फ्यूल सेल जो है वो एक तरह से एक बैटरी का काम करता है। इस बैटरी को बार बार रिचार्ज आपको करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो है देखिए इसके अंदर इस्तेमाल होगी कहाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो हम लोग आजकल बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो वहां पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए कि हम लोग इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस फ्यूल सेल का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा हाई एफिशिएंसी है। 60% से ज्यादा की एफिशिएंसी जो है फ्यूल सेल्स दे सकते हैं। फ्यूल सेल जो है इफ इट इज कपल्ड विद एन इलेक्ट्रिक मोटर वो 2 to 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट होता है दैन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन। जो नॉर्मल इंजन होते हैं उनसे ज्यादा ये एफिशिएंट होते हैं। हाइड्रोजन कैन ऑल्सो सर्व एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्टन इंजन्स ऑल्सो। जो नॉर्मल इंजन इस्तेमाल होते हैं जिनके अंदर आप पेट्रोल डालते हैं, उनकी जगह पे हाइड्रोजन भी डाला जा सकता है, चाहे उसको ब्लेंड करके डालें या और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके हम लोग हाइड्रोजन को डाल सकते हैं। ठीक जी, आगे देखते हैं। The energy in 2.2 pounds, that is 1 kilogram के अंदर जितनी एनर्जी होती है ऑफ हाइड्रोजन गैस, that contains same amount of energy as in 6.2 pounds of gasoline। तो इतनी कम अमाउंट जो है वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है कंपैरेटिव टू पेट्रोल, कंपैरेटिव टू गैसोलीन। इंडिया की पोजीशन अब देखते हैं क्या है। इंडिया के पास जी बहुत बड़ी एज है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में।
हमारे पास फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशंस हैं और बहुत सारे ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स अबंडेंस में प्रेजेंट है हमारे पास। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, इस को इम्प्रूव करने के लिए अपने गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में लगेगी और साथ ही साथ जो हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे सपोजिटली, तो उसके लिए आपको ग्रिड्स चाहिए, राइट। वो जो ग्रिड्स होंगी उसके लिए आपको पूरा का पूरा ये जो ग्रिड सिस्टम है उसको स्मार्ट करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट ग्रिड्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो प्रोडक्शन जो होगी उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से हो, इसके लिए हमें गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और साथ साथ में हमें पावर ग्रिड्स के अंदर रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ऐसे स्टेप्स अगर हम लेते हैं तो ऑब्वियसली एक रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत ही बढ़िया मिक्स आकर तैयार होगा। हम सोलर एनर्जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी, और साथ ही साथ अब हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर पाएंगे। Capacity addition to renewable power generation, storage and transmission. Producing green hydrogen in India can become cost effective, which will not only guarantee energy security but also ensure self-sufficiency gradually. हमने शुरू में ही बात करी थी कि मोदी जी ने किन किन चीजों को अंडरलाइन किया। हमने कहा था कि अगर हम घर में ही, भारत में ही प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे लिए वो सस्ता होगा, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑब्वियसली वो चीज ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। हमारे यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी होगी, यानी हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तीसरी बात हमने करी थी, अगर ये चीजें हो रही हैं तो हमारी क्या इंक्रीज होगी, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत की बातें मोदी जी बार बार करते रहते हैं, हर मिशन में होती रहती हैं, तो ये तो यहाँ पर भी अंडरलाइन हो। देखिए इंडिया जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हमारे दिमाग में ये ट्यूबलाइट हमारी जगी है कि भाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और एक मिशन जो है हम लॉन्च कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा था। वी आर अ वेरी इंटेलिजेंट नेशन। तो इसके अंदर हम लोगों ने किया क्या, देखिए दिल्ली के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको चलाया गया था। HCNG उसके अंदर इस्तेमाल हुई थी। HCNG मतलब हाइड्रोजन और CNG का ब्लेंड करके हमने व्हीकल्स के अंदर डाला था, जिससे इंप्रूवमेंट जो थी हमें देखने को मिली। हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के अंदर जो योगदान ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रहा है उसके कंपैरिजन मतलब इसमें काफी कम हो रहा है। तो बसेस जो हैं इसके अंदर देखिए न्यू टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है, इसको पेटेंट कराया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो HCNG वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। 18% हाइड्रोजन जो है इसके अंदर CNG के साथ ब्लेंड किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं पॉलिसी चैलेंजेस को। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब यहाँ पर। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इंडस्ट्री जो फेस करती है जी, कि हाइड्रोजन को कमर्शियली प्रोड्यूस किया कैसे जाए। ये बहुत ही महंगा प्रोसेस है, इतना ज्यादा सस्टेनेबल हमारे लिए ये नहीं पड़ता इकोनॉमिकली। ठीक, तो ग्रीन हाइड्रोजन हो या ब्लू हाइड्रोजन हो, थोड़े से महंगे तो पड़ते हैं। देखिए हम डेवलपिंग कंट्री है, एकदम से अगर हम बोलें कि आप जी बाकी सब चीजें छोड़कर आप हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में लग जाओ, तो वो चीज थोड़ी सी आप समझिए कि पॉसिबल नहीं है। हमारे थोड़े लिमिटेशंस हैं बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, तो ये थोड़ा हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी जो यूज होती है प्रोडक्शन में हाइड्रोजन की, जैसे कि CCS की, दैट इज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, ये काफी ज्यादा अभी नेसेंट स्टेज में है। मतलब अभी हम लोग इसके अंदर इतनी ज्यादा महारत हासिल नहीं कर पाए हैं। वी आर अ वेरी नेसेंट स्टेज, शुरू अभी हमने किया ही है ये चीज को। ठीक है, और इसकी वजह से अब क्या होगा, अगर ये प्रोसेसेस महंगे पड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हाइड्रोजन की बढ़ जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट जी फ्यूल सेल्स की थोड़ी मुश्किल है। वंस यू स्टार्ट यूजिंग देम, देन बाद में इनको संभाल के रख पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, तो जल्दी से इसमें आग भी लग जाती है। स्टोरेज की भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, राइट। तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे लिए एक चैलेंज है। कमर्शियल यूसेज ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो हमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स चाहिए इसके अंदर। R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसके अंदर काफी ज्यादा पैसा लगेगा। हमें ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ओपन करने पड़ेंगे जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करें, तब हमें बेटर आउटपुट्स मिलेंगे, राइट। तो प्राइवेट सेक्टर का ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमें चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे पास है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चाहिए, कमी है अभी। स्टोरेज के लिए हमारे पास इतनी ज्यादा बेटर फैसिलिटीज अभी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की भी थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप देखिए कंबस्टिबल गैस है तो थोड़ा ध्यान से तो लेकर जाना पड़ेगा ना। वैसे आसान है लेके जाना, ये लाइट होती है, लेकिन
अदरवाइज एक सिक्योरिटी का जो फैक्टर है वो आ जाता है, आपको बहुत ज्यादा सेफली इसको लेकर जाना पड़ेगा। आखिरी जी, डिमांड क्रिएशन। हम लोगों को, हमारी पॉपुलेशन को कैसे इनकरेज करें कि आप हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल करें अपने व्हीकल्स के अंदर, या हाइड्रोजन फ्यूल से बनी हुई कोई भी एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल करें। देखिए, पहली बात तो ये, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर होगा उसके लिए ये चीज महंगी हो जाएगी। और दूसरी बात, नई टेक्नोलॉजी के लिए लोगों को एनकरेज करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है व्हेन यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, राइट। तो डिमांड क्रिएशन की एक बहुत बड़ी हमारे सामने दिक्कत है। और अगर मैं ये कहूँ कि कोई अमीर लोग हैं, अगर वो खरीद लेंगे भी, उनकी काबिलियत इतनी है, उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो खरीद लेंगे, स्टिल उनको हाइड्रोजन के फायदे समझाने में अभी हमें समय लगेगा कि क्यों वो लोग पेट्रोल और डीजल को छोड़ के हाइड्रोजन पर स्विच करें। इसको लेकर हमें थोड़ी सी नजिंग जो है वो करनी पड़ेगी, तब जाके डिमांड क्रिएशन होगा। अगर डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर तो आप प्रोड्यूस करके क्या करोगे, ठीक। सो दैट इज अ चैलेंज। तो अगर वे फॉरवर्ड की बात करें, मतलब अब हमें क्या करना चाहिए, भारत के पास चैलेंजेस क्या हैं वो हमने देख लिए, हमारे सपने क्या हैं वो हमने देख लिए। अब ये भी देखना जरूरी है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर निवेश करो। कैसे? अच्छे कॉलेजेस खोलो, ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे कोर्सेज को शुरू करो जहाँ पे ये काम हो। ऑलरेडी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, वहां पे उनको फंड्स प्रोवाइड करो। बजट के अंदर ऐसी सैंक्शंस होनी चाहिए कि भाई ये लोग जो हैं उसके ऊपर काम कर सकें। ऐसे ह्यूमन रिसोर्स की भी हमें जरूरत है, ऐसे बच्चों की आने वाले टाइम पे हमें जरूरत है, ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाएं। कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया इसके अंदर, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा फंड हमें चाहिए, और साथ साथ में हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। कंपैटिबल लेजिस्लेशन शुड बी इन प्लेस। हमें लॉज भी उसके अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। लॉज अगर इन सिंक विद हमारी टेक्नोलॉजी होंगे तो हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए उनको लागू कर पाना, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाना, उस टेक्नोलॉजी पे काम कर पाना आसान हो। डिमांड क्रिएशन मार्केट में जरूरी है जी, बिना डिमांड के सप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता। इट विल नॉट बी अ बेनिफिशियल प्रोजेक्ट देन। Such initiatives can propel India to become the most favored nation by exporting hydrogen. तो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है जी, हमें उसे बढ़ाने की जरूरत है। वहां पर अगर हम फोकस करें तो बहुत ज्यादा, एक तो पैसा भारत के अंदर आ सकता है, दूसरी बात हमारी प्रेस्टीज जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है, तीसरी बात इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। सो इस टॉपिक से इतना ही। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसमें कितने पैसों को सरकार ने लगाने का तय किया है। दूसरी बात, हाइड्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसके ऊपर जरूर एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में दे कैन डायरेक्टली आस्क यू अबाउट दिस मिशन। एंड इसके अंदर अगर हम थोड़ा ब्रॉडर लेवल पर देखें तो वो लोग पूछ सकते हैं आपको कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए सरकार के क्या क्या एफर्ट्स रहे, ठीक। तो वन ऑफ द एफर्ट जो है हमारा वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी है। तो एज अ फॉर्डर मटेरियल मेंस के अंदर किसी क्वेश्चन के आपका ये इस्तेमाल हो सकता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स ऑन आवर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।